2007 के अंत में इराक युद्ध समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति बुश ने जीत की घोषणा की है और पुनर्निर्माण कार्य चालू है। सार्जेंट मैथ्यूज और उनके खोजकर्ता सार्जेंट इसाक को इराकी रेगिस्तान के बीच में एक पाइपलाइन निर्माण के लिए भेजा जाता है। साइट पर काम करने वाले सभी अमेरिकी मारे गए हैं, इसलिए अब उनका मिशन नए बिल्डरों को भेजने से पहले अपराधी को ढूंढना है। पिघलती धूप में स्थान की निगरानी करने के लिए सैनिक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं और बिना हिले 20 घंटे बीत जाते हैं। मैथ्यू अधीर होने लगता है और बिखरे हुए शवों को देखते हुए सोचने लगता है कि कोई इराकी सैनिक हमला और मिशन पूरा करने के बाद रवाना हो गई। इसहाक बताते हैं कि यहाँ किसी बड़े समूह के घूमने का संकेत देने वाले कोई संकेत नहीं है और बताते हैं कि क्योंकि सभी कार्यकर्ता सिर में चोट लगने से मारे गए थे, ये जुबा नाम से जाने वाले प्रसिद्ध पेशेवर इराकी स्नाइपर द्वारा किया जा सकता है। हालांकि मैथ्यूज का मानना है कि किसी के लिए भी 30 सेकंड से कम समय में इतने लोगों को मारना असंभव है। आखिरकार मैथ्यूज इंतजार करते करते थक जाता है और इसहाक से अपने लिए कवर करने के लिए कहने के बाद स्थान को करीब से देखने के लिए नीचे चला जाता है। इसहाक बताता है कि उसका स्कोप स्पष्ट होता जा रहा है और मैथ्यूज उसे इसे जल्दी न बदलने के लिए चिढ़ाता है, लेकिन यह इसहाक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मरे हुए कॉमरेड का था। फिर मैथ्यूज सुराग की तलाश में एक शरीर से दूसरे शरीर के पास जाता है और इसहाक की थ्योरी पर विश्वास करना शुरू कर देता है जब वह पुष्टि करता है कि सभी की मौत सटीक हेडशॉट से हुई है। वह शॉट्स की संभावित दिशा का पता लगाने के लिए इस साइट के बीच में जाता है जबकि इसहाक उससे पीछे हटने के लिए विनती करता है, लेकिन अचानक एक शॉट की आवाज सुनाई देती है और मैथ्यू जमीन पर गिर जाता है। उसके पेट में बहुत दर्द होता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए बेताब इसहाक किसी भी आने वाली गोलियों से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भागता है, लेकिन जब वह मैथ्यूज के पास पहुंचने वाला होता है तो उसके पैर में गोली लग जाती है। इसहाक के पास मैथ्यूज को छोड़कर एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पीड़ित लेकिन फिर भी जीवित मैथ्यूज इसहाक से संपर्क करता है और उन्हें बेस पर कॉल करने और बैकअप मांगने के लिए कहता है। हालांकि सबसे पहले इसहाक ने देखा कि उसके पैर का घाव काफी भयानक है, इसलिए वह रक्तस्राव को रोकने के लिए उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधता है। फिर वह अपना रेडियो बैग पकड़ता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास कोई सिग्नल नहीं है क्योंकि स्नाइपर ने एंटीना को गोली मार दी थी। अचानक मैथ्यूज उससे दोबारा संपर्क करता है और उसे स्नाइपर को पहचानने के लिए कहता है ताकि वह उस पर निशाना साध सके। इसहाक उसे चेतावनी देता है कि स्नाइपर किसी भी हलचल को नोटिस करेगा और उसे फिर से गोली मार देगा। इसहाक ने स्कोप डालने के लिए अपने चाकू से दीवार में छेद करना शुरू कर दिया, तभी कुछ गिरते पत्थरों से उसके हाथ में चोट लग गई। इसके बाद मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन खून की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। इसहाक अपने दोस्त की तरह खत्म नहीं होना चाहता, इसलिए अपने पैर से गोली निकालने के लिए एक ब्लेड का उपयोग करता है, जो एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है। फिर वह बेहोश होने से पहले घाव पर पट्टी भी बांधता है। कुछ समय बाद इसहाक की नींद तब खुलती है जब उसे अपने ईयरपीस से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये बेस का एक अधिकारी निकला और इसहाक तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करना शुरू कर देता है और चिकित्सा आपूर्ति की मांग करता है। हालांकि उसे तब संदेह होने लगता है जब अधिकारी उससे बहुत सारे अजीब सवाल पूछता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उससे अनुरोध करता है कि या तो वह उन्हें अपनी सही स्थिति बताए या खड़े होकर हवा में गोली चलाए, ये दावा करते हुए कि यह हेलीकॉप्टरों को सटीकता से आपूर्ति छोड़ने में मदद करेगा। इसहाक का कहना है कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है और इससे वह खतरे में पड़ जाएगा, और जब वह उस आदमी के शब्दों पर अधिक ध्यान देना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक्सेंट अमेरिकी नहीं है। ये जुबा स्नाइपर है जिसे जाल बिछाने की कोशिश के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया गया है। इसहाक इसके झांसे में नहीं आता है और उसे पहचान लेता है, लेकिन फोन रखने के बजाय जुबा ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया और दावा किया कि वह इसहाक को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। इसहाक ने फिर से रेडियो आजमाया, लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जुबा अपने मूर्खतापूर्ण सवाल करने पर जोर देता है और जब इसहाक ने जवाब देने से इनकार कर दिया तो जुबा ने मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी, जो जोखिम भरा है क्योंकि संभावना है कि वह अभी भी जीवित है। इसहाक थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के लिए सहमत हो जाता है और जुबा को पहले बोलने के लिए कहता है, जबकि वह बुलेट की ट्रैजेक्टरी पता करने और स्नाइपर के संभावित स्थान का पता लगाने के लिए जमीन पर साइट का नक्शा बनाना शुरू कर देता है। जुबा उसे बताता है कि वह सिर्फ एक साधारण इराकी नागरिक है जो अपने देश को बचाना चाहता है और इसहाक से उसे अपने परिवार के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन इसहाक का कहना है कि यह बहुत पर्सनल है। तब इसहाक ने जुबा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह उन लोगों को मार रहा है जो वास्तव में स्कूल, पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे लाकर देश को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। इससे जुबा हंसता है और वह बताता है कि यहाँ कमाया गया पैसा बाद में यूएसए वापस भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है जुबा सवाल पूछता रहता है, लेकिन इसहाक अपने बारे में कुछ भी पर्सनल कहने से इनकार करता रहता है, जिससे जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है। हालांकि इसहाक अब उस पर विश्वास नहीं करता। ये साबित करने के लिए कि वह खतरनाक है, जुबा ने इसहाक को स्कोप के पिछले मालिक का नाम बताया और कहा कि वह मर चुका है, मैथ्यू के पहले चिढ़ाने का हवाला देते हुए। इसका मतलब है कि जुबा उनके आने के बाद से उनकी बातचीत सुन रहा है।
अपने स्कोप का उपयोग करते हुए इसहाक ने देखा कि मृत व्यक्तियों में से एक के पास एक रेडियो है और वह उसके शरीर को दीवार के किनारे तक खिसकाता है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करने के बाद भी वह खुद को एक्सपोज किए बिना उस तक पहुंचने में असक्षम है। इसके बाद इसहाक अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसमें छेद होने के कारण वह बोतल खाली है, जिसकी पुष्टि जुबा ने की कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वह ये भी स्वीकार करता है कि उसने कोई भी शॉट मिस नहीं किया। उसने इसहाक को एक ना बच पाने वाली स्थिति में डालने और उसे धीरे धीरे मरने के लिए विशेष रूप से बोतल, एंजीना और इसहाक के पैर पर गोली मारी, जिसे वह संचारक के माध्यम से सुनने का आनंद उठाएगा। जब इसहाक को अपने पैर में लगी गोली मिलती है तो वह करीब से देखता है और कुछ प्रश्न पूछकर जुबा के पास मौजूद हथियार मॉडल की गणना करना शुरू कर देता है। वह जुबा को आतंकवादी भी कहता है, जिससे जुबा फिर से हंसता है क्योंकि वह बताता है कि अमेरिकी अवैध रूप से लोगों को मारने के लिए हथियारों के साथ एक विदेशी देश में प्रवेश कर रहे हैं। जब जुबा बात कर रहा होता है, इसहाक कुछ और गणना करता है और अपने स्कोप को देखता है और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जुबा कचरे के एक विशाल ढेर के नीचे छिपा हुआ है। वह लंबे समय से इन कठोर परिस्थितियों में रहा है, अत्यधिक गर्मी में भी। इसका मतलब यह है कि यह वास्तव में एक पेशेवर है। हालांकि जुबा प्रसिद्ध स्नाइपर होने से इनकार करता है और एक बार फिर एक साधारण इराकी व्यक्ति होने का दावा करता है। उसके एक्सेंट को देखते हुए इसहाक का अनुमान है कि जुबा एक पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी होगा जिसने उन्हें धोखा दिया होगा, लेकिन जुबा ने इसे भी खारिज कर दिया और बताया कि वह केवल उन लोगों को मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। बदले में इसहाक ने ये कहानी साझा की कि कैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला जब वह एक बच्चा था और कैसे वे बाद में वयस्कों के रूप में एक साथ भर्ती हुए। जल्द ही डिहाइड्रेशन और थकावट का इसहाक के दिल पर प्रभाव पड़ने लगता है, जो जुबा को ये कहते हुए सुनता है कि वह इसहाक को मार देगा। वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद इसहाक अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाकर उसे दीवार के ऊपर लहराकर जुबा को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन जुबा इसके झांसे में नहीं आता है। हेलमेट दीवार के दूसरी ओर जा गिरता है, इसलिए अब इसहाक अपने सिर की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती उसे रुला देती है। अधिक समय बीत जाता है और इसहाक जोखिम लेने की कोशिश करने के लिए काफी हताश हो जाता है। वह जमीन पर पड़े एक शव की ओर दौड़ता है और दीवार के पीछे वापस भागने से पहले उसका बैग और रेडियो ले लेता है। वह जुबा द्वारा तुरंत उस पर चलाई गई सभी गोलियों से बच जाता है। बैग में इसहाक को पानी और कुछ कैंडी मिलती है जिसे वह तुरंत खा लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। जुबा उसके ऐसा करने के लिए दीवार पर गोली चलाता है, जिससे उसका स्कोप भी डैमेज हो जाता है। अचानक इसहाक को अपने ईयरपीस से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि यह मैथ्यूज है, जो अभी भी जीवित है। इसहाक उसे स्नाइपर के स्थान के बारे में चिल्लाकर बताता है और मैथ्यूज तुरंत कचरे के ढेर को देखने के लिए धातु का एक टुकड़ा निकालता है। इसहाक छोटी छोटी बातें करके स्नाइपर का ध्यान भटकाता है, जबकि मैथ्यूज अपनी राइफल को पकड़ने के लिए बेहद धीमी गति से आगे बढ़ता है और उसे पता चलता है कि जुबा बगदाद में एक शिक्षक हुआ करता था। जब अमेरिकी हमले में उसके छात्र मारे गए तो उसने बदला लेने का निश्चय किया। इसहाक जिस दीवार के पीछे छिपा है वह उस स्कूल का खंडहर है। जुबा ने इसहाक से क्षतिग्रस्त स्कोप के बारे में पूछा और इसहाक ने जवाब देने से इनकार कर दिया, तो जुबा ने मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी। उसे बचाने के लिए बेताब इसहाक कबूल करता है कि वह अपने पुराने दोस्त की याद में स्कोप रखता है, जो इसहाक की गलती के कारण मर गया और वह अभी भी दोषी महसूस करता है। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल जमीन पर रखता है और आंख मूंद कर कूड़े के ढेर पर निशाना लगाता है। इसहाक भी गोली चलाता है ताकि ये दिखावा किया जा सके कि शोर उससे आ रहा है। जब मैथ्यूज अपनी बंदूक को फिर से लोड करने वाला होता है तो जुबा अचानक उस पर गोली चला देता है, जो सीधे उसके कंधे पर लगती है। इसहाक दीवार के पीछे सुरक्षा खोजने के लिए मैथ्यूज को उसकी ओर रेंगने के लिए कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब इसहाक मदद के लिए किनारे के करीब जाता है तो जुबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है। इसहाक उसे मरते हुए देखता है और अंततः ही कहते हुए टूट जाता है कि वह घर जाना चाहता है। जुबा ने इसहाक को सूचित किया कि यदि वह वास्तव में जाना चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा, लेकिन इसहाक को संदेह है। बाद में जुबा ने इसहाक से पूछा कि युद्ध समाप्त होने के बावजूद वह अभी भी वहां क्यों है। इसहाक जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुकता है। वह वहां है क्योंकि वास्तव में उसने ही अपने पुराने दोस्त को मार डाला था। ये पता चलता है कि उसने एक दुश्मन को मारने की कोशिश करते समय गलती से अपने पिछले स्नाइपर साथी को गोली मार दी थी और इसहाक सभी से झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि उसके दोस्त को दुश्मनों ने मार डाला था। अचानक इसहाक को रेडियो से कुछ शोर सुनाई देता है और वह सिग्नल की जांच करने के लिए दौड़ता है और चल रही बातचीत को सुनकर खुश होता है। हालांकि उसकी खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है क्योंकि वह आवाजें सुन सकता है, लेकिन रेडियो को हुए नुकसान के कारण वह कोई संदेश नहीं भेज सकता है। इसहाक को झटका लगा। जुबा उस बातचीत में शामिल हो गया जिसे वह सुन रहा था और वह व्यक्ति मदद मांगने के लिए इसहाक के नाम का उपयोग करता है। इसहाक को अंततः एहसास हुआ कि इस पूरे समय जुबा अमेरिकी संचार में हैक कर रहा था, एक सैनिक होने का नाटक कर रहा था, जिससे क्षेत्र में बैकअप टीमों को लुभा सके और उन सभी को आसानी से मार सके। इसहाक बिना किसी लाभ के बातचीत में बाधा डालने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद इसहाक की नींद इस दर्द से खुलती है कि एक कौवा उसके पैर के घाव पर चोंच मार रहा है। ये देखकर कि पक्षी भी सोचता है कि वह पहले ही मर चुका है, इसहाक ने जोखिम लेने का फैसला किया और कुछ रस्सी और एक छड़ी का उपयोग करके मैथ्यू की राइफल को पुनः प्राप्त किया। फिर उसने इसे कूड़े के ढेर पर निशाना साधा।
उसी समय हेलीकॉप्टर क्षेत्र में पहुंचते हैं और इसहाक के स्थान का खुलासा करते हैं, बिना ये जाने कि यह एक जाल है। आने वाले सैनिकों को बचाने की इच्छा से इसहाक दीवार को धक्का देकर उसे ढहा देता है, जिससे धूल का पर्दा बन जाता है, जिससे जुबा के लिए इसहाक का स्थान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसहाक ने ये जाने बिना कि उसने अपने निशाने पर निशाना लगाया है या नहीं, कूड़े के ढेर पर गोली चलाना शुरू कर दिया। ये पता लगाने के लिए इसहाक अंततः अपनी स्थिति से खड़ा हो जाता है और वही ये देखकर चौंक जाता है कि जुबा इस अवसर का उपयोग जवाबी हमला करने के लिए नहीं कर रहा है। इससे इसहाक को विश्वास हो गया कि उसने जुबा को मार डाला है। जल्द ही हेलीकॉप्टर आते हैं और तुरंत इसहाक को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं, तुरंत उसे चिकित्सा सहायता देते हैं। इसहाक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने के शोर के कारण उसकी बात सुनी नहीं जा पाती। अचानक जुबा ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पायलट को भी मारने से पहले एक एक करके चिकित्सा सैनिकों को मार डाला। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे जाता है और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे तुरंत इसहाक की मौत हो जाती है। जुबा फिर से अमेरिकी संचार लाइंस में घुस जाता है और पीड़ितों की अपनी अगली टीम को लुभाने के लिए एक अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।